गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आरवी सर आपको अपने यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। आज हम लोग एनटीपीसी की अगली क्लास यानी 5वीं क्लास करेंगे। एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं उसकी आज 5वीं क्लास है, ठीक है ना। जल्दी से सब लोग, बहुत कम आप लोग लाइव आते हो, ठीक है ना, बहुत कम लाइव आते हो तो थोड़ा सा मनोबल हम लोगों का कमज़ोर कहते हैं ना, टूट रहा है। इतना मेहनत हम लोग करते हैं, इतने सवाल जो आप लोगों को आज मिलेगा, अप्रॉक्स मान के चलिए 35 सवाल तक रहेगा। तो 35 सवाल को बनाना, कलेक्शन रखना, रातों रात काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी मेहनत करें मेरे साथ, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। सिर्फ मेहनत मेरे ही करने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेहनत आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। कहाँ कितना समय, आपको 1 ही घंटे तो शाम को मांगता हूँ मैं, 7 से 8, और 7 से 8 भी आपको देने में दिक्कत होती है, जबकि ये स्टूडेंट पढ़ने का पीरियड होता है। तो ये चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है। अगर उम्मीद कर रहे हो कि सिलेक्शन हो और सिलेक्शन हमारा सुनिश्चित हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए एनटीपीसी की आज हम लोग अगली क्लास से शुरू करते हैं। ये 29 मार्च 2016 सेकेंड शिफ्ट का पेपर होगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से सब लोग वीडियो, जो लोग आए हैं लाइव वो लोग लाइक करें, जो लोग लाइव नहीं आए हैं अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि जल्दी से ज़्यादा लोग लाइव आए, ठीक है ना। तभी मज़ा आएगी, वरना नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक का। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 104। इसके पहले 103 तक क्वेश्चन हो चुका है, सिस्टमैटिक नंबरिंग चल रहा है, वो आपको इसके पहले 103 तक क्वेश्चन हो चुका है। जो स्टूडेंट आज पहली क्लास देख रहा है, आप इसके पहले फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज की 5वीं क्लास है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे लिंक आपको मिलेगा, इसके पहली वाली क्लास को देख सकता है, ठीक है ना। सारे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगा। जल्दी से इसको कमेंट करके जवाब दीजिए। 104 में कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो कह रहा है समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी सवाल है। बन गया होगा, बहुत से बच्चों का आ गया, कमेंट आने लगा है। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज कहता है कि हम मूलधन पे ब्याज देते हैं, मूलधन पे ही ब्याज देते हैं, और किसी भी धन का मूलधन 1 गुना होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा उसे। 8 वर्ष में 3 गुना ब्याज, 3 गुना धन हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ब्याज कितना मिलेगा, क्योंकि हमें साधारण ब्याज में सिर्फ ब्याज ही बढ़ता है और ब्याज 2 गुना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर कह रहा है कितने साल में यह धन 5 गुना हो जाए। जब 5 गुना होगा तो वहाँ ब्याज कितना मिलेगा, 4 गुना। 1 गुना खुद का पैसा होता है, खुद का पैसा होता है, तो 2 गुना ब्याज किस साल में, 8 साल में। तो 4 गुना ब्याज कितने साल में, 16 साल में। यही इसका राइट आंसर हो गया, 16 साल, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है। अरे भाई 2 रुपया पाते हो, अगर इसको रुपया मानते हो, 2 रुपया पाते हो 8 साल में, तो 4 रुपये कितने साल में पाओगे, 16 ही साल में तो पाओगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए। कह रहा है 16/a बराबर 1/√0.25 हो तो x की वैल्यू, a की वैल्यू बताना। बहुत ही इजी सवाल है, फटाक से बना सकते हैं आप लोग। जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए।
आज क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन ज़्यादा है आज तो फास्ट चलना पड़ेगा। चलिए देखिए जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी और आप जानते हैं कि 0.25 की वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू कर देंगे बस 16 गुणे 0.5 बराबर 16 पंचे 80, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। ABC 3 का साझेदार एक कंपनी में हैं, 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं। यदि ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है तो इसमें B का हिस्सा पूछ रहा है। तो B का हिस्सा कितना है रेशियो में? 3 रेशियो है। टोटल कितना रेशियो? 5, 3, 8, 1, 9। 9 रेशियो में कितना हिस्सा है? तो A का 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा ना, 3 हिस्से, 9 हिस्से में 3 हिस्सा है A का, B का, सॉरी B का ना, B का ही तो पूछा है, B का, A का नहीं। B का कितने में से? 1,20,993 में, 1,20,993 में, एक 3 से 3 कट गया, 3 चौक 12, 40, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 40,131 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। 1/3 ही तो मिलेगा, ऐसे भी कह सकते हो ना, 1/3। अरे भाई कितना है कुल टोटल रेशियो में कितना है? 5, 4, 9 ना, 9 रेशियो है, 9 में बी को कितना मिलता है? 3। तो 9 में 3 मिलता है तो इसका मतलब 1/3 ही तो है। 9 हिस्से में 3 हिस्सा बी को मिलता है तो 1/3 तो है, 1/3 पैसा मिलेगा टोटल पैसे का, तो इसका 1/3 निकालो, डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। अगले चलते हैं, फटाफट बताइए। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, हमने बताया था एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया गया है। 2 संख्याओं का माशा दिया गया है, एचसीएफ दिया गया 24 है, इसका एलसीएम दिया, निम्न में से कौन सा हो सकता है? हमने आपको हमेशा बताया था एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का गुणज होता है, एचसीएफ का क्या होता है? गुणज होता है। यानी जो संख्या का मासा जो होगा, लासा जो होगा वो मासा से डिवाइड होगा, यानी इसका मतलब उसका लासा जो होगा वही होगा जो 24 से विभाज्य होगा। और 24 से ये तो कटेगा नहीं, यही कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। जो 24 से विभाजित होगा वही उसका एलसीएम हो सकता है। बात कंफर्म हुई इतनी? चलिए नेक्स्ट। फास्ट हो रहा है क्या? नहीं, फास्ट आप बनाइए भाई, अब समय आ गया है, कैलकुलेशन आपकी अन्य अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंट आप माइंड सोचना है, कुछ करना थोड़ी ना। एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। बढ़ाया भी 25 है, डिस्काउंट भी 25 है, तो इसे ऐसे कंडीशन में उसे नुकसान होगा, ये श्योर हो जाता है। अगर बढ़ाया और घटाया सेम परसेंटेज हो तो हमेशा लॉस होता है, ये कंफर्म आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो हानि वाला तो ऑप्शन, लाभ वाला तो ऑप्शन कट गया, ये दोनों तो नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से अगर आप ऑप्शन से ही बनाना चाहते हो तो 25 बढ़ाया है फिर 25 का डिस्काउंट दिया है तो 20 तो हानि नहीं हो सकती ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगर ऐसा जानना है तो अगर कैसे जानना है कि कितने % का हानि होगा तो इसका भी तरीका होता है, दोनों परसेंटेज को गुणा करा के 100 से डिवाइड कर दो, सीधा आपको लॉस जो है हानि परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है ना, हानि परसेंटेज डायरेक्ट मिल जाएगा। तो 25 से में काटेंगे 625, 625 में 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 6.25% की क्या होगी? हानि होगी। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते थे आप। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 2 ऑप्शन तो पहले से ही कट गया ना, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, लॉस ही होना वाला है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए, कमेंट करते रहिए भाई। अब आपका प्रैक्टिस तेज होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है,
ये समांतर चतुर्भुज है, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, इसको डी मान लें। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है वो 25 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ से बात ये ध्यान में रखिएगा, कह रहा है त्रिभुज बी डी सी, बी सी डी, ये ऐसे विकर्ण खींच देंगे। तो जब ये इसको विकर्ण खींचेंगे तो ये जो चतुर्भुज है वो 2 त्रिभुजों में डिवाइड होगा, और ये जो त्रिभुज दोनों बने हैं जानते हैं कौन सा त्रिभुज है? ये विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? विषम, इसकी सारी साइड अलग अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, विषम बाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से इसका, लेकिन ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इसका पूरा क्षेत्रफल 25 है, तो इसका आधा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25/2, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर में होता है, 12.5 सेंटीमीटर यहाँ भी ऑप्शन बनाया है। एग्जामिनर हर तरीके से आपसे गलत करवाने का प्रयास करता है, जबकि ये रॉन्ग है। 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना, कन्फर्म हुआ। अगला देखिए, है 110 क्वेश्चन नंबर। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? 8 सेकंड में अपनी लंबाई पार करेगी ना। खंभे को जब रेलगाड़ी पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, और अपनी लंबाई को पार करने में वो 8 सेकंड लेती है। 20 सेकंड में वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों तार किया ना। जैसे ये है तो ये मान लीजिए यहाँ से रेलगाड़ी मान लेते हैं ये, और ये प्लेटफॉर्म मान लेते हैं यहाँ तक रेलगाड़ी मान लेते हैं, यहाँ तक प्लेटफॉर्म। तो जब 20 सेकंड लगा है तो ये टोटल दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जिसमें से ये इसको पार करने में उसे 8 सेकंड लगा है। तो इसका मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये पता लगा कि 12 सेकंड में उसने क्या किया? सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया। सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा? 12 सेकंड लगा। डायरेक्टली भी लगा सकते हो, 12 सेकंड लगा है, जबकि 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 250 मीटर दूरी तय करती है। तो 8 सेकंड में 250 मीटर दूरी तय करती है, तो 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, 250/8 × 12 ना, 4 दूनी 8, 4 3 12, 25, 125 × 3, 375 मीटर। यानी रेल प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? 375 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली भी लगा सकते हैं आप, या फिर दूरी निकाल कर आप, टोटल दूरी निकाल कर आप क्या करेंगे? ये रेलगाड़ी की लंबाई घटाओ, उससे भी आ जाएगा। टोटल दूरी निकालने के लिए 4 गुणे समय होगा, 4 निकालेंगे यहाँ से, और समय आपको दिया है तो 4 हो जाएगी 250/8 ना मीटर पर सेकंड, जो काटने पे आएगा, और गुणे 20 कर देंगे। लेकिन तब उसके बाद 250 मीटर लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई, ना कि हमें टोटल दूरी पूछ रहा है। हमसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पूछ रहा है, हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए, यहीं से हमने डायरेक्ट लिए, यहाँ से यहाँ तक उसे 20 सेकंड लग रहा था, और यहाँ से यहाँ तक की 8 सेकंड उसने खुद बताया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगा? 12 सेकंड लगा है। यहाँ से मैं डायरेक्ट लगा लिया। क्लियर हुआ? चलिए आगे। सिंप्लीफिकेशन में ये भी सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का मॉर्निंग की क्लास में सब बताया गया। आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती है, ठीक है ना, और आधार बराबर नहीं है तो उसकी घातें बराबर होगी। यहाँ पे देखिए, ये इसका आधार है, इसका आधार 4 है, घात 3 है, इसका आधार 5 है, घात 6 है, तो गुणा तो नहीं होने वाला है, लेकिन हो सकता है। इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 3 6 गुणे 5 की पावर 6। आधार तो नहीं बराबर है, लेकिन इसकी पावर बराबर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? पावर बराबर हो गई, तो इसका मतलब पावर बराबर है तो इसका आधार गुणा हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 10 की पावर 6 बराबर 10 की पावर यम इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? आधार बराबर है दोनों का, तो इसकी पावर भी बराबर होगी, यानी एन का मान कितना होगा? 6। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए। बहुलक बताना है, बहुलक।
स्टैटिक्स में हमने आपको बताया था बहुलक, माध्यिका, माध्य, विचलन, मानक विचलन, विचलन गुणांक ना, विचरण, सब बताया गया है। सब एनटीपीसी के बहुत पेटेंट सवाल है। बहुलक का मतलब है सबसे ज़्यादा पद जो बार आया है ना, सबसे ज़्यादा पद बाद आया जो आया है। और बहुलक कितना दिया है? 52 दिया है ना, देख रहे हो 52 दिया, इसका मतलब 52 सबसे ज़्यादा पद आया है। तो 52 एक बार आया है, यहाँ 52 आया है, यहाँ 52 आया है, ठीक है ना। 56 भी 2 बार आया, देख रहे हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 52 आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, तभी इसका बहुलक 52 हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम्स जो बार आएगा वही बहुलक होगा। तो 2 बार टर्म्स तो ये 52 भी आ गया है और 2 बार 56 भी आ गया है। तो यहाँ तो ये श्योर है कि यहाँ 52 ही होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 52 होगी तभी तो इसका बहुलक 52 होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी, क्योंकि 55 में से आप 3 घटाएंगे तभी तो 52 होगा, या 52 में आप 3 जोड़ दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है? 55 है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। समझ में आया? ये आपको दिक्कत कर रहा है क्या? देखिए यहाँ पे टर्म क्या हो गया, 52 भी 2 टाइम्स आया है, 56 भी 2 टाइम्स आया है। तो जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आता है वही इसका बहुलक होता है, और यहाँ पे बहुलक उसने 52 दिया है, तो इसका मतलब 52 ज़्यादा टर्म आएगा तभी तो होगा। तो यहाँ से का मतलब है कि यहाँ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 52 होनी चाहिए। x माइनस 3 = बराबर 52 होनी चाहिए। तो x = बराबर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 3 आके इसमें ऐड हो जाएगा। या हम कितना इसमें घटाएं? 3 घटा दें। x की कौन सी वैल्यू रखें? 3 घटाने पर उसकी वैल्यू 52 आए, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 55 होगा। ग्राफ का सवाल है, फटाफट बताइए भाई। निम्नलिखित चार्ट का कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों की दर्शाया गया है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हो तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? परसेंट में दिया गया है 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30% स्टूडेंट का खेलने का, नंबर ऑफ स्टूडेंट खेलने का परसेंटेज दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि डी गेम, ये कौन सा डी गेम? डी गेम में कितना परसेंट हुआ है? कितना परसेंट हुआ? 15%। यानी इसका मतलब है 15% डी गेम खेलता है, और यहाँ स्टूडेंट खेलने वालों की संख्या कितना दिया है? 165 दिया है। टोटल कितना निकाल लेंगे? 100 = बराबर, क्योंकि कुल तो 100 ही होते हैं ना। तो 165 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा? 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, 11 × 100 बराबर 1100। टोटल कितने लोग हैं? 1100। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा ना? कमेंट करके बताते रहिए भाई। आगे बढ़े, चलिए। फटाफट देखिए, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सीटक संख्या में पैक किया जा सके। मतलब है कि कुछ बचे ना, ऐसे कौन सी पैकिंग क्या बनाई जाए ताकि 120, 144 और 204 किलोग्राम वाले चावल को वो पूरी संख्या में या पूरी पैकेट में ना भरा जा सके। तो इसका क्या निकालना है आपको? HCF। क्या निकालना है? HCF। मासा निकाल लीजिए, फट से उत्तर आ जाएगा। HCF मतलब 120, 144, 204 का HCF निकालना है। हमने LCF निकालने का तरीका बताया था। 120, 144 और 204, इसका LCF निकालना है। HCF मासा निकालना है। मासा निकालना ना, तो कुछ करना नहीं। हमने बताया था कि 2 संख्याओं में सबसे कम डिफरेंस किसमें? इसी में तो है। इसमें तो ज़्यादा ही है, इसमें भी ज़्यादा है। तो इसमें डिफरेंस कितने ज़्यादा? 24 का है। या तो इसका HCF कितना होगा? 24 होगा। या तो इसका HCF 24 होगा, या तो 24 का कोई गुणनखंड होगा। तो 24 तो बनाया नहीं, और 24 का कोई गुणनखंड 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए।
फटाफट बताइए। अरे भाई कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 दिया है ना, तो इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना आएगा। कितना सरल सवाल है, 10 है ना, a प्लस बी बराबर 10 है, जबकि a और b पे रेशियो दिया है 1:3 के। इसका मतलब पहली संख्या 1 होगी, दूसरी 3 होगी, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5। अरे भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का योग 4 ही तो है, 4 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। ये भाई b की वैल्यू 7.5 हो जाएगी, यही तो होगा। दोनों का इंटू करना है, 50 25 इकाई का 5 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। लगाना नहीं, गुणा नहीं करना। यूनिट डिजिट से भी निकालना ऑप्शन देखा करो भाई, कोई ज़रूरी नहीं है आप मल्टीपल कर लीजिए, 18.75 ही आएगा, करके देख लीजिए आप। लेकिन अगर आप टाइम को बचा रहे हो तो यूनिट दीजिए 50 25, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो इसका मतलब यही तो राइट आंसर होगा। बस ख़त्म, 5 सेकंड में सवाल ख़त्म। नेक्स्ट चलिए, ये एवरेज का सवाल है, बनाइए फट से, बहुत जल्दी बनाइए। सारे कॉन्सेप्ट बेसिक बताए गए हैं और इसका ट्रिकी माध्यम से बताया गया है। एक परीक्षा में 40 छात्रों का एवरेज अंकों का माध्य दिया गया है 72.5 है। बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र 84 के बजाय 48 लिखा गया है। एक छात्र है जिसका नंबर 84 था, काउंट 48 किया गया है, तो उसका सही माध्य पूछ रहा है। ज़्यादा नहीं पढ़ा गया, कम पढ़ा गया। एक छात्र को 84 अंक मिलने थे, मिला कितना 48, कम मिला ना, यानी इसका कम मिला है तो इसका एवरेज घट जाएगा। सही एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, सही एवरेज बढ़ जाएगा। सॉरी, कम पढ़ा गया है तो सही एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि 84 था 48 पढ़ा गया, तो कितना कम पढ़ा गया 36, 84 में से हटा दे। एवरेज बनाने के लिए 40 से भाग दे देंगे, 0.9 कम पढ़ा गया, 9 चौक 36 ना, 0.9 कम पढ़ा गया, तो क्या करेंगे आप 72 में 0.9 जोड़ देंगे, 72.5 में 0.9 जोड़ देंगे तो जाएगा 73.4। क्या हो जाएगा 73.4। यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। सब पढ़ाया गया। गलती से अगर क्या होगा, कम पढ़ेगा औसत बढ़ेगा, ज़्यादा पढ़ेगा औसत घटेगा। तो यहाँ कम पढ़ा है, 84 मार्क्स मिलने थे, 48 से पढ़ा गया, लिखा गया, तो बढ़ जाएगा, जोड़ देंगे बस। चलिए सिंप्लीफाई करिए आप, सिंप्लीफाई करना है इसको, सरल करना है। फटाफट बताइए इसमें। इसको लिखा गया 3/7 सही 1/3 प्लस 3/3 सही 1/7। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप देखिए, 7 3 21 1 22, 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 का 9/22 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अरे मैंने डायरेक्ट कर लिया, 3 7 21 21 1 22, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 का 9/22 हो जाएगा। 7 3 21 1 22, 7 ऊपर जाएगा तो 22, 7 3 21/22 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई 7 3 21 1 22, 22 नहीं ऊपर जाएगा 7, 7 3 21 हो जाएगा। इसका हर बराबर है तो कितना हो जाएगा 30/22। 30/22 को लिख सकते हो 15/11, 15/11 को लिख सकते हो 1 सही 4/11। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। कौन सा सही है, बी। ऑप्शन कौन सा सही है। सवाल को जल्दी से बनाओ भाई, टाइम में सवाल को बनाओ, तभी तो मज़ा आएगा कैलकुलेशन का। ये भी सिंप्लीफाई करना है, फटाक से बताइए। पहले भाग हल होगा, फिर गुणा। 8 से 1/3 गुणे 4 से 1/4 भागे 5 से 1/4। जल्दी से सॉल्व करिए, कमेंट करके बताते रहिए। जल्दी से सॉल्व करिए, कमेंट करके बताते रहिए। आठ 3 24 1 25/3 गुणे 4 5 20 1 21/4 5 सॉरी भागे 5 चौक 20/21/4। इस भाग को गुणा बनाने के लिए इस भिन्न को पलट लिया जाएगा ना, तो 25/3 गुणे 21/5 गुणे 4/21। बस हल करिए, 21 से 21 कट गया, 50 25 यानी 5 चौक 20/3। 20/3 को लिख सकते हो 6 सही 2/3। कोई दिक्कत किसी को। ऑप्शन नंबर डी। जल्दी बनाओ भाई,
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लोग का बहुत टाइम लग रहा है। कॉपी कलम लेकर बैठा रहा करिए। और हमने आपको बताया था कि कमेंट आप लोग को माइंड में कैलकुलेट करना होगा, कुछ चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है ना। एक आता है वैदिक मैथ, जानते हो ना, मतलब पहले जब कॉपी और कलम नहीं थी, कॉपी और कलम नहीं, कागज़ नहीं था, तो आदमी मैथ कैसे लगाता था, दिमाग में, उसी को कहते हैं वैदिक मैथ। कैलकुलेट आप दिमाग में करिए, आधी कैलकुलेट तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। 2 वर्षों में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का से 10 रुपये अधिक ज़्यादा होता है। 10 रुपये अधिक है तो वह धन क्या होगा, डिफरेंस दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट सीआई एसआई ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है कितना, 10 रुपया, ठीक है ना, 10 रुपया डिफरेंस दिया गया है। और यहाँ आपको क्या पूछ रहा है वो, सीपी यानी मूलधन ना, कास्ट प्राइस ना, मूलधन। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अगर 5% के हिसाब से अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो हर साल 5 ही मिलेगा, टोटल 10 ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से ये चीज़ पे माइंड में रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 5 दोनों साल मिलेगा, 5% तो 10% तो मिलता ही है, लेकिन ब्याजों का ब्याज मिलता है, ब्याजों का ब्याज, इसका मतलब 5 का 5% और मिलेगा तो 10.25 और मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10.25। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या परसेंट में आएगा, 0.25%। 0.25% की वैल्यू 10 रुपये दिया है, 100% की वैल्यू निकालेंगे उत्तर आ जाएगा 10/0.25 इंटू 100। 2 जीरो बढ़ाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाने के लिए 25 एक नम 25 चौका 100, 400 गुणे 10 बराबर 4000, यानी इसकी मूलधन कितना था, 4000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सी है, सी। बस हमने क्या किया कि CISI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के परसेंटेज में अंतर निकाल लिया, परसेंटेज में अंतर निकाल लिया 0.25 का, और रुपए में अंतर दिया था 10 रुपये। बस दोनों इक्वल है, 100 वाले। किसी भी धन का मूलधन कितना होता है, 100% तो होता है। चलिए जल्दी से बनाइए, एज का सवाल है। देखिए जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, देखिए सवाल में एग्जाम में कैसे पूछा गया था। अब आप यहाँ से गेस कर सकते हैं, एज का सवाल है, पढ़ाया गया है, आप लोगों की क्लास बनी है। जो लोग आज जुड़े हुए हैं हमारी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, या हमारी प्ले लिस्ट है उसमें आप देखिएगा, एज के आपको टॉपिक मिलेंगे। 2-3 लेक्चर हुआ है, 2-3 क्लास, ठीक है ना। देखिए ए और बी का रेशियो दिया गया, ए और बी का रेशियो दिया गया है 1:2। फिर रेशियो दिया गया है कई बार 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है 3:5। हमने आपको बताया था कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस, अंतर। इसमें अंतर कितने का, 1 का, इसमें अंतर कितने का, 2 का, बराबर नहीं है, कर लेंगे इसमें 2 से गुणा करा के, तो 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 2, और ये हो जाएगा 3 और 5। दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया ना। इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, तो चाहे इसको इसमें से घटाओ चाहे इसको इसमें से, कितना आएगा, 1 = बराबर 7 के। एक रेशियो की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 दूनी 14, 7 3 100 28। एक की उम्र 14 साल थी, दूसरे की 28 साल थी। पहले की 14 साल, दूसरे की 28 साल। ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट। कौन सा सही है, फर्स्ट, पहला सही है। ऑप्शन पहला सही है, देख रहे हैं ये, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, एज से रिलेटिव सवाल है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए भाई, कमेंट करके बताते रहिए। फास्ट हो रहा है क्या आज, क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है ही है। आज मैंने जानबूझ के थोड़ी सी स्पीड रखी है, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप लोग की कैलकुलेशन बहुत स्लो है। इसमें कम सवालों, इतने इजी सवाल के पैटर्न के लिए भी आप लोग बहुत टाइम देते हैं। एक वृत्त की परिधि दिया गया है, उसका एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। क्या होती है, 2πr।
ये इसकी परिधि होती है, ठीक है। ये एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर। बस इसी पे वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू फाइंड कर लो और पाई की वैल्यू अप्रॉक्स यही रहता है। तो 2 22/7 इंटू आर इक्वल टू बराबर 22 के ना, 22 से 22 लेस हो गया, आर इक्वल टू बराबर 7/2 के ना, बस वैल्यू रख दो 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 1 7 से 7 लेस हो गया, 2 से कट जाएगा, 11 7 77/2 हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 38.5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 122। कोई बहुत ही इजी सवाल है। यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हो तो कह रहा है 18 आदमी द्वारा इसी काम को कितने दिनों में पूरा करें। बहुत जल्दी सवाल है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है। 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, उसी काम को कह रहा है 18 आदमी कितने दिन में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत जल्दी जवाब आना चाहिए था भाई। 50 आदमी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। 50 गुणे 20 टोटल काम हुआ, यही काम 18 दिन में करना। 18 से डिवाइड कर दिया तो क्या है करेगा, 2 से 9 बार और ये कटेगा 10 बार, 500/9, 500/9। अब यहाँ से देखिएगा कटेगा तो है ही नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, इसके बटे में 9 है, यही तो है। ऑप्शन नंबर डी क्या करना, भाग ही नहीं देना, भाग ही नहीं देना, क्योंकि अप्रॉक्स में 9 बटे आप, क्योंकि 9 से डिवाइड तो होगा नहीं है, तो इसका मतलब यही अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? अपन से बनाना सीखो भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फटाफट कमेंट करके बताते रहिए भाई, कमेंट करके बताते रहिए। सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। a की पावर 6 गुणे b की पावर a की पावर -4 डिवाइड बाई भागे a की पावर 3। a की पावर 6 गुणे a की पावर -4 भागे a की पावर 3। आधार बराबर हो तो गुणा में पावर जुड़ती है, जुड़ती है ना, गुणा में पावर जुड़ती है और भाग में पावर लेस होती है, घटती है। तो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो जुड़ेंगे ना, 6 में से -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 2 डिवाइड बाई a की पावर 3, यही तो होगा। ये 2 से पावर कटेगी तो यानी आएगा 1/a, 1/a, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्लियर हुआ? क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए फटाफट बताइए, 24 से 26 तक ये बराबर सवाल पूछ रहा है, देख रहे हैं एनटीपीसी इस पे ज़्यादा बराबर सवाल पूछ रहा है उसमें। फटाफट देखिए सवाल को रीड करिए, इसमें 3 सवाल हैं, 24, 25, 26। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी और 38 विद्यार्थी कोई भी खेल में से एक खेल खेलते हैं, ठीक है ना। टोटल 40 हैं, 40 में 24 खो खो खेलते हैं, 20 कह रहा है कबड्डी खेलते हैं और 38 ऐसे हैं दोनों में से कोई भी कोई खेल खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सवाल में 3 सवाल पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही जल्दी सवाल दे सकते हैं। टोटल 40 लोग हैं, उसने दिया ही है, टोटल 40 हैं, जिनमें से कह रहा है, देखिए यहाँ नोटिस करिए, 38 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो 38 में से 40 में से 38 घटा दें तो 2 जो आएगा वो कोई खेल नहीं खेलते हैं, अर्थात कहने का मतलब ना तो खो खो खेलते हैं और ना ही कबड्डी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए यही पूछ रहा है, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी, 2, आंसर हो गया।
ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ से समझिएगा 24 खो खो खेलते हैं, 20 कबड्डी खेलते हैं, टोटल कितने खेलते हैं 44। 44 में ऐसे हैं जो 38 लोग ही तो खेलने वाले हैं, खेलने वाले तो 38 ही लोग हैं, तो 44 में से 38 घटा देंगे तो जो आएगा उसमें क्या आएगा, दोनों खेल खेलने वाले। कितने लोग आए 6 लोग। 6 लोग कौन आए, दोनों खेल खेलने वाले। ऑप्शन नंबर बी सही है। कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। अब कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते, 40 कुल हैं, 40 में से 20 कबड्डी खेलते हैं, 20 कबड्डी खेलते हैं तो 20 घटा देंगे तो कितने नहीं खेलते हैं 20 लोग कबड्डी नहीं खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 4-3 का तीनों सवाल फटाक से उड़ गया, तीनों सवाल 10 सेकंड में बन गया। सोचिए एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत थोड़ी ना आती। कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, सवाल को अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप हर सवाल को आप 10 से 5 सेकंड के अंदर सवाल को बना सकते हैं। बस आप सोचिए तो, अभ्यास तो करिए, एफर्ट ही नहीं करते हैं आप लोग। एफर्ट करना चाहिए, करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बताइए। टेक्नामेंट्री का सवाल है ये, कोई दिक्कत नहीं, भागना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ चीज़ें हम लोग जानते हैं उसी के बेसिक पे लगाएंगे हम। एक बार सवाल को रीड करिए और समझिए, सोचिए, तब फिर हम इसको बताते हैं। कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। सोचिए, समझिए, थोड़ा सा रीड करिए, डायग्राम बनाइए दिमाग में, तब मज़ा आएगी सवाल को। रीड करिए, सोचिए। एक कह रहा है मीनार है, सपोज करिए मीनार है ना, सपोज करिए मीनार है। अब मीनार से ये इसके जो आधा ये और एक बिंदु है यहाँ तक की, इससे यहाँ तक की दूरी दिया उसने, कितना दिया है 20 मीटर। क्या दिया है 20 मीटर दिया है, ठीक। और यहाँ से जो इसका कोण बन रहा है, ट्रायंगल जो बन रहा है, कोण बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो कह रहा है क्या डिग्री का, 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का है। और ये इस मीनार की हाइट है। अब आपको यही बताना है। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ सोचिए कि ये इसका लंब है, 90 डिग्री पे बनाएगा ये तो श्योर है, तो ये इसका लंब है और ये इसका आधार है ना, लंब है और ये आधार है। आधार आपको पता है, लंब आपको निकालना है, थीटा का मान पता है, और लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। आता है नहीं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। एल से लंब को इंडिकेट करते हैं, ए से आधार को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ tan का थीटा का मान क्या डिग्री, 60 डिग्री है, तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 बराबर लंब कितना नहीं पता, h मान लेते हैं हाइट है, आधार कितना 20, tan 60 का मान क्या होता है √3। कितना होता है √3 बराबर h अपान 20 के। अब तिरछा गुणा हो जाएगा, h = बराबर 20√3 के। यही इसका उत्तर हो गया। ऑप्शन रूट में नहीं बनाया है, नहीं बनाया ना, प्रॉक्स निकाल लेंगे। √3 की वैल्यू क्या आती है 1.73 होती है कि नहीं होती है। अब एक पॉइंट से दशमलव कम हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 17 दूना 34, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 34.6 मीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी। किसकी हाइट होगी, मीनार की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन, सॉरी रॉन्ग है, ठीक है ना, सी ऑप्शन नहीं सही है, बी सही है, 36 है वो ना, बी ऑप्शन सही, 34.6, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट, अगला चलिए, फटाफट लगाइए भाई। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया उसने, सेम सवाल है। सवाल को रीड करिए, समझिए तो जान जाएंगे आप। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। सीढ़ी का आधार इस पास से 6 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक
पहुंचती है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? थोड़ा का स्पॉक्स सोचिए आप, डायग्राम कैसे होगी। कह रहा है एक सीढ़ी जो है एक इस्पात है, इस्पात के सहारे खड़ी है। ये यहीं से सीढ़ी लगाई, ऐसे सीढ़ी लगाई गई है ऐसे, ठीक है ना। और कह रहा है सीढ़ी का आधार इस्पात से 6 मीटर दूरी पर है। ये सीढ़ी की आधार से इसकी मीटर की कितनी दी है? 6 मीटर की दूरी है। और कह रहा है ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी जो देख रहे हैं, ये कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है? 14 मीटर तक पहुंचती है। कितनी मीटर तक पहुंचती है? 14 मीटर तक। 14 मीटर ऊंचाई तक जाती है, 14 मीटर तक ऊंचाई तक जाती है। और कितने आधार तक? 6 मीटर तक। ये सीढ़ी की लंबाई है। यहाँ पे आपको सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, और ये इसका कर्ण है कि नहीं है? पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196, आधार का स्क्वायर 36, जोड़ लेंगे तो कर्ण बराबर ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इधर आके ना, स्क्वायर इधर आके 234 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आए भाई 6 6 12, 9 3 12 3 और 1 2 2 जाएगा ना, एक में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब कर्ण बराबर इतना के, अब इसका अंडर रूट 232, ऑप्शन नहीं बनाया तो फैक्टर कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 58, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 4 गुणे 58। 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, 2 रूट 58, 2 रूट 58। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या दिक्कत है भाई? बस समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, कोई भी कॉन्सेप्ट दिक्कत में लग रहा हो। यहाँ पे देखिए को समझिएगा, कह रहा है एक सीढ़ी है। अब यहीं से अगर आप समझिए होते, कह रहा है एक सीढ़ी है, इस्पात के सहारे खड़ी है। ये सीढ़ी है, कोई सी सहारे खड़ी है ना, ये देख रहे हैं कहीं खड़ी है। और कह रहा है जो इसकी कितनी दूरी है? 6 मीटर। और कह रहा है जो सीढ़ी की कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है? ये 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। बस इस सीढ़ी की लंबाई लगाना है, बस लगा दी हमने पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 129। फटाक से कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट कमेंट करके बताइए। कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से लग जाएगा। एक रेलगाड़ी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय। क्या सवाल? हवाई सवाल है। जब 180 मीटर रेलगाड़ी इस खंभे को पार करने में अपनी ही लंबाई को ही तो समय करेगी, यानी हमारे लिए दूरी क्या बनेगी? हमारे लिए दूरी बनेगी यही 180 मीटर ना, 180, क्योंकि जब रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी 180 मीटर दूरी तय करेगी। किस चाल से? 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना। क्लियर हुआ? अब समय बराबर क्या आएगा? दूरी बटा चाल आएगा। दूरी कितनी है? 180 मीटर है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हम लोग मीटर पर सेकंड बनाएंगे, तो इसमें हम 5/18 से गुणा कराएंगे, 18 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 0 से 1 0 कट गया, 2 से 8 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा। 9 9 81/20, 20 चौक 80, 4 सेकंड के अप्रॉक्स आएगा। 4 सेकंड के अप्रॉक्स मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए, पहला ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, फटाफट लगाइए। आज का सवाल तो बहुत इजी था, आज का कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है। 130 का जवाब दीजिए फटाक से। फटाफट जवाब दीजिए भाई। कह रहा है ए 3,480 रुपये की साइकिल बेच पर अगर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य क्या होगा? हलवा सवाल है, हलवा ना।
3,480 रुपये में बेचता है तो कह रहा 20% का प्रॉफिट होता है। इसमें प्रॉफिट ऐड है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है। अगर 20% प्रॉफिट है जिसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या परसेंट होगा? 120 होगा और 120 की वैल्यू 3480 रुपये दिया गया है। दिया है कि नहीं है? 100 निकालो, सीधा उसका कास्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 3,480 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 दूना 24, 10 कैरी हुआ, 12 नौ 108, 29 गुणे 2 बराबर 10 गुणे कितना हो जाएगा? 2900। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2900। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना? कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट। ये भी एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल है ये भी। फटाफट बताइए। वीडियो को सब लोग शेयर करें, लाइक करें जल्दी से। मज़ा आई है, मज़ा एकदम, प्रैक्टिस पूरा एकदम चरम पे चल रहा है। एक इसी काम को 40 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? एकदम हलवा सवाल है। जल्दी से हल करके कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अरे भाई, ए कह रहा है उस काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को कह रहा है 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा कि नहीं? इसकी कार्य क्षमता 3 आएगी, इसकी 4 आएगी, दोनों मिलकर 7 करेंगे। यानी कितना टाइम लगेगा? 120/7। ऑप्शन नंबर सब में दिया ना, ये बी तो हो नहीं सकता है। तो 7 एकन्नम 7, बचा कितना? 5, 7 7 49, 17 सही 1/7। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ए। क्या दिक्कत है भाई? कहाँ प्रॉब्लम है? एकदम इजी सवाल है। ऐसे सवाल आएगा, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा, 100% होगा। चलिए लास्ट अगला देखिए, फटाफट बताइए। 132 क्वेश्चन नंबर। फटाफट बताइए 132 क्वेश्चन नंबर। एक दुकानदार 2 कुर्सियाँ 462 रुपये में बेचता है तो एक पर उसे 12% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे 12% की लॉस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर एक को 12% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को 12% का लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ें अगर आप चाहें तो ऑप्शन से बना सकते हैं। पहले कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो ये चीज़ें गलत हैं, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ये तो गलत है। ठीक है ना? ऑप्शन से बनाइए, देखिए नहीं लगाइएंगे। अब देखिए कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है उसे 110 रुपये का लाभ होगा, ये भी गलत है। क्यों गलत है? अगर किसी वस्तु को 12%, हमने एक बार अभी बताया था, 12% प्रॉफिट में बेचता है, लाभ में बेचता है और उसी पर 12% का नुकसान होता है। अगर सेम परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस का सेम परसेंटेज दिया गया है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा उसे नुकसान ही होता है। टोटल उसे क्या होगा? टोटल उसे लॉस ही होगा। समझ रहे हैं ना? टोटल उसे लॉस ही होगा। ठीक है ना? लॉस ही होगा, हानि ही होगा। बात समझ में आया? तो ऐसे कंडीशन में उसे टोटल नुकसान ही होगा। हाँ, लाभ तो किसी कंडीशन में नहीं होता है। अब देखिए इसमें लाभ दिया था, ये भी गलत है, इसमें भी लाभ दिया, ये भी गलत है, इसमें लाभ ना भी, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। क्या जरूरत है लगाने की? दिमाग लगाओ, ऑप्शन से बनाओ। ऑप्शन उससे भी लग जाएगा। दोनों का कास्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकाल के क्रय मूल्य निकाला जाएगा, फिर दोनों का विक्रय मूल्य निकाला जाएगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाएगा, तब उसका क्या आएगा? नुकसान आएगा। तो यहाँ चीज़ें आपको, ये चीज़ें माइंड में रखना होता है। यही सब होता है ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड। अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा रहे हो तो यहाँ से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? ऑप्शन ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा अर्थमेटिक का ही इस्तेमाल करें।
ऑप्शन से भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक था क्वेश्चन नहीं 29 मार्च 2016 का शिफ्ट नंबर 2 का 132 तक सवाल था। आज की क्लास यहीं तक होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ेंगे तो आपका भी मनोबल बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ेगा। ठीक है ना? और अपने मित्रों दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये सिलसिला चलता रहेगा। एनटीपीसी जितने भी अभी तक एग्ज़ाम करवाया है, रेलवे ग्रुप डी हो चाहे जिसका भी हो, वो सारे सवाल एक एक सवाल का हम लोग एक एक करके सलूशन निकालेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ एनटीपीसी में कितने टाइप के ऐसे सवाल बनते हैं और क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या हम अगर उसके लिए एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो क्या हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप लोग बेहतर आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है ना? वीडियो को देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।